फिजिक्स की आप लोगों की ये पहली क्लास है। इससे पहले आप लोगों ने जो ऐप पे वीडियो देखा होगा, दैट्स जस्ट अ डेमो वीडियो जो किसी और दूसरे क्लास में चल रहा था, वो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया था। लेकिन आप लोगों के लिए क्लास आज ही शुरू हो रही है, सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट थिंग इज द सिलेबस, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आप लोगों की ऐप में एक नोट्स करके ऊपर टैब होगा, नोट्स। कल रात को उस पर हमने एक पीडीएफ फाइल अपलोड की है और वहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स जो सिलेबस है टॉपिक वाइज वहाँ पे लिखा हुआ है। सो दैट्स अ रेफरेंस इन केस यू फॉरगेट कि कौन कौन से टॉपिक कराने हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, कौन कौन से हो चुके हैं। सो आप उसका चाहें तो अपने पास एक प्रिंट आउट लेके रखें और समय के साथ जो जो टॉपिक होते चले जाएं आप उस पर टिक मारते रहें। तो एक वो रेफरेंस होगा आप लोगों के लिए कि कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं और अभी कौन से बाकी हैं। फिर कुछ बहुत ही कॉमनली क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक्चुअली टीचर से पूछते हैं। तो उसमें एक तो ये होता है कि सर क्या ये इस एग्ज़ाम के लिए भी होगा, क्या ये उस एग्ज़ाम के लिए भी होगा। जैसे अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं एनटीपीसी के लिए भी है क्या, कितना क्लास लगेगा फिजिक्स का ख़त्म होने में। ये जो कमेंट्स हैं दीज आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ये पहली क्लास है सिर्फ इसलिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। दरअसल ऐसा देखा गया है कि आगे चलते चलते पूरा कोर्स चलता रहेगा फिर भी यही सवाल बार बार आते रहेंगे कि सर मेरा दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर है, मेरा हरियाणा पटवारी का पेपर है, क्या ये उस पर भी एप्लीकेबल होगा। सर मेरा बिहार ये स्टेट पीसीएस है, क्या उस पर भी अप्लाई होगा, वगैरह वगैरह। तो उन सारे चीज़ों के लिए एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एफएक्यू उसी पीडीएफ में हमने दिया हुआ है। फिर आप में से स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये बुक अच्छी है क्या, क्या उस बुक से कर लें, क्या ये क्वेश्चंस यहाँ से करें वहाँ से करें। तो जो बुक्स के रेफरेंसेस हैं वो उनको भी उस पीडीएफ में दिया हुआ है और पीडीएफ में बल्कि लिंक बना के दिया हुआ है। तो इनकेस अगर आपको बुक मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप सीधा उस लिंक पे क्लिक करो, आपको अमेजन का पेज खुल जाएगा, आप वहाँ से फिर उसको बाई कर सकते हो। सो दैट्स वन मोर ऑप्शन। तो उस पीडीएफ में 3 चीज़ें दे रखी हैं। एक तो सिलेबस का सीक्वेंस कि ये चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर का मैंने वहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है। बुक्स के और यूट्यूब चैनल्स के रेफरेंसेस जो अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप अक्सर पूछते रहते हैं उन सब के आंसर्स वहाँ मैंने पहले से दे दिए हैं। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। मोरओवर हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा कोर्स सीक्वेंस वाइज करने की, कि जैसे चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 चैप्टर 3, एक्सेप्ट टुडे इज द एक्सेप्शन। सिर्फ आज के लिए अपवाद होगा, हम चैप्टर 1 शुरू में नहीं करेंगे। चैप्टर 1 जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इकाई और विमाएं, उसको हम अभी शुरू में अगर करेंगे तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। वो चैप्टर हम करेंगे पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो होगा चैप्टर 2 से। ठीक है, फिर भी एक बार बोर्ड के ऊपर आपके सामने हल्का फुल्का मैं उतार देता हूँ, क्योंकि अभी आप लाइव वीडियो ही देख रहे हो। इट्स मे नॉट बी नेसेसरी कि आप राइट नाउ साइमल्टेनियसली पीडीएफ भी देख पाओ, कि आपके पास एक ही फ़ोन है, उसी फ़ोन में आप वीडियो भी देख रहे हो, उसी फ़ोन में पीडीएफ भी चल रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बार के लिए मैं आपके सामने बोर्ड पे यहाँ उतार देता हूँ, बट दिस विल बी जस्ट वन टाइम थिंग, ये हम बार बार नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे से जब भी वो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो उनके लिए मैं आपको सीधा रेफरेंस यही दूंगा कि काइंडली गो थ्रू द पीडीएफ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर्स की लिस्ट तो जो हम करेंगे, सबसे पहला एक चैप्टर है इसमें द यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो हम आखिर में करने वाले हैं। हिंदी में हम इसे बोलते हैं इकाई एवं विमाएं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इस चैप्टर में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, रटे रटाई क्वेश्चन आते हैं, यू के यू। अगर आप रट्टा मार के भी काम चलाएंगे तो आपका पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम रटने की बजाय उनको समय के साथ जैसे जैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहले हम बाकी चैप्टर्स करेंगे तो बहुत सारे यूनिट्स और डायमेंशन हमें वैसे ही याद हो जाएंगे। फिर बाद में एंड में जब हम इस चैप्टर पे फिर से आएंगे तो आप देखेंगे कि जल्दी से चैप्टर हमारा फिनिश हो सकता है। इसके बाद एक चैप्टर होगा हमारा मोशन, काइनेमेटिक्स, हिंदी में हम इसे बोलते हैं गति। और उसमें हम देखेंगे कोई चीज़ अगर चल रही है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, उसका त्वरण, वेग, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म्स जो हैं ये क्या होती हैं, उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, वो कैसे करेंगे देखेंगे।
फिर इसके बाद एक चैप्टर है द डायनेमिक्स, हिंदी में हम इसे बोलते हैं गतिकी। इसमें हम न्यूटन के नियमों के बारे में समझेंगे कि न्यूटन ने कौन कौन से नियम दिए, उन 3 नियमों का क्या अर्थ है, कोलिजन क्या होता है, संघट्ट, फिर मोमेंटम यानी संवेग क्या है, फ्रिक्शन यानी घर्षण से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद एक चैप्टर होगा द वर्क, पावर, एनर्जी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कार्य, शक्ति, ऊर्जा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक होगा एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, एक होगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो, फिर उसके अलावा इसमें जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो होगी मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उनके बारे में जो हम समझेंगे वो वाली चीज़ें। चैप्टर नंबर 5, इसमें हम करेंगे फिर रोटेशन मोशन, घूर्णन गति। हालांकि हम यहाँ से गति ही पढ़ते आ रहे होंगे मोशन से, डायनेमिक्स में से, लेकिन आगे चलकर रोटेशन के ऊपर हम अलग से थोड़ा सा फोकस करेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का घूर्ण, टॉर्क, बला घूर्ण, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे करेंगे। फिर नंबर 7, रोटेशन के बाद हमारे पास चैप्टर होगा ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, हिंदी में हम इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। इसमें न्यूटन के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण का नियम, केपलर के ग्रहों के घूमने के नियम, फिर सैटेलाइट्स कैसे कैसे काम करती हैं, उनके अलग अलग प्रकार, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, पलायन वेग, कक्षीय वेग, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो करेंगे। फिर नंबर 7 एक चैप्टर होगा फ्लूइड्स, हिंदी में द्रव। फ्लूइड्स के बारे में जो चर्चा होगी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली के प्रिंसिपल, पास्कल का नियम वगैरह वगैरह, दुनिया भर के नियम होंगे जो भी गैस और लिक्विड के ऊपर लागू होते हैं उनके बारे में हम यहाँ समझेंगे। उसके बाद एक चैप्टर हमारा होगा हीट से संबंधित, ऊष्मा, ऊष्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसके टाइप्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फिर अलग अलग टेम्परेचर के स्केल्स को आपस में कन्वर्ट करना, फिर उसमें होगा स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा वगैरह वगैरह, तमाम तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम हीट से संबंधित पूछ सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, वो होगा हमारा हीट। इसके बाद एक चैप्टर होगा एसएचएम, सरल आवर्त गति, इसे हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है द सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर करेंगे तो उसकी फुल फॉर्म भी लिखूंगा। उस चैप्टर में हम देखेंगे कोई चीज़ अगर दाएं बाएं चलती है, ओसिलेट होती है, वो दोलन करती है, तो उसके आने जाने में कितना समय लगेगा, अगर हमने स्प्रिंग में कोई पत्थर बांध दिया, पिचका के छोड़ दिया तो कैसे कैसे चलेगा, किसी धागे से पत्थर बांध के एक तरफ सरका के छोड़ दिया तो कैसे कैसे चलेगा, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ एसएचएम में देखेंगे। और चैप्टर नंबर 10 होगा हमारे लिए वेव्स, तरंगे। उसमें हम वेव्स की टाइप्स देखेंगे, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पोलराइजेशन किसका हो सकता है, निर्वात में से कौन सी जा सकती है, ध्वनि में क्या होता है। तो साउंड का जो टॉपिक है, जो साउंड, ध्वनि, वो भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। इसके अलावा फिर 10 चैप्टर्स और हैं। ये जब 10 चैप्टर हम कर चुके होंगे उसके बाद आगे आने वाले 10 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार गो थ्रू हुई है जो हमने पीडीएफ आपको दी है वो, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस तरीके से, उसका मैं एक बेसिक जायजा दे देता हूँ। जिस समय मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ उस समय नॉर्मली मैं आप लोगों के डाउट्स नहीं लेता हूँ। जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मेरी तरफ से जब बोर्ड पूरा भर गया और जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि अब मैं बोर्ड को मिटाना चाहता हूँ आगे वाली चीज़ समझाने के लिए, मुझे और ज़्यादा बोर्ड पर जगह चाहिए और उसके लिए मैं बोर्ड मिटाने वाला हूँ, उससे पहले आप लोगों को मैं नोट करने का करीबन 1 मिनट का समय दूंगा। उस समय आप चाहो तो उसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, चाहो तो आप जो काम की चीज़ है वो सिर्फ उसे नोट कर लें, आपकी इच्छा है आप किस तरह से नोट करना चाहें, लेकिन वो आपको समय दिया जाएगा एक बार पूरा बोर्ड भरने के बाद। और उस 1 मिनट के दौरान, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, उस दौरान मैं आप लोगों की स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ और मैं ये कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जो अभी मेरे सामने चल रहे हैं, ठीक है। जब तक लेकिन मेरा चेहरा इधर है बोर्ड की तरफ और मेरी कमर आप लोगों की तरफ है, इसका मतलब ये है कि मुझे अभी आप लोगों के कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। उस समय अगर आपने अपना कोई कमेंट किया तो कमेंट बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स के नीचे धीरे धीरे दब जाएगा, और ऐसे में आपका कमेंट जब तक मैं बोर्ड की तरफ, बोर्ड से चेहरा हटाऊंगा तब तक वो जा चुका होगा, मुझे नज़र नहीं आएगा।
तो बेटर यही है कि आप सवाल उसी समय पूछें जिस समय मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ। हालांकि एक 15-20 सेकंड का लैग होता है हमेशा मेरे यहाँ बोलने में और आप लोगों तक पहुँचने में उस वीडियो को, लेकिन वो 15-20 सेकंड बहुत ज़्यादा नहीं है, उस समय आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। मोर ओवर, नोट्स के लिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मांगते रहते हैं। नोट्स का लिंक मैंने उस पीडीएफ में दिया हुआ है जो पीडीएफ हमने अपलोड किया है। ठीक है, कभी कभी हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी आ सकते हैं वो शुरू के सिर्फ 4-5 चैप्टर से रहेंगे। एंड वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना कम होती है। अगर आ सकते हैं थोड़े बहुत तो ऑप्टिक्स से आ जाएंगे, तो उस समय जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो हम करके देखेंगे। ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। अगर कोई और काम की बात होती होगी तो समय के साथ साथ वो क्लियर हो जाएगी। तो हम शुरू कर सकते हैं अपने सेकंड चैप्टर से, द मोशन, गति के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो अब आपके पास समय है, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। अगर आप तब तक पीडीएफ जाके देखना चाहते हो आप उसको एक बार देख सकते हैं। गुरुजी आप फास्ट क्यों पढ़ाते हो, कहाँ की जल्दी रहती है, ट्रेन क्यों भगाते हो? वेल सोना, उसका रीज़न ये है कि अगर आप उस पीडीएफ में जाके देखेंगे तो आपका सिलेबस ही 4 पेजेस का है। छोटे से फॉन्ट में भी 4 पेज में सिलेबस है। अगर मैं सिर्फ सिलेबस भी यहाँ पर लिखूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। और ऐसे में अगर हर पॉइंट के ऊपर मैं 15-15 मिनट भी लगाता हूँ, सिर्फ 15 मिनट, तो भी आपका सिलेबस कम से कम 90-100 घंटे में जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके पास 100 घंटे हैं, इसलिए सिलेबस जल्दी खींचना मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगता है तो बाद में जब पूरा वीडियो देख चुके हो उसके बाद आप उसे स्लो करके, ऑप्शन होता है आपके पास स्पीड कम करने का, आप उसे फिर 0.75x 0.5x में देख सकते हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गुरु जी, आपकी सबसे खराब आदत है कि आप लिखवाते नहीं हैं, आप जो पढ़ा रही हैं वो अधिकतक 1 महीने तक ही हमारे दिमाग में रहेगा, इसके बाद हम नोट्स उठाएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वेल विकास, नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। मैं आपसे तीसरी बार फिजिक्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप सही तरीके से नोट्स नहीं बनवाते। नोट्स मैं कभी भी नहीं बनवाऊंगा। मैं आज भी आपको फिर से बता दूंगा कि मैं नोट्स क्यों नहीं बनवाऊंगा और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ओके सर, क्या नीट के लिए हेल्पफुल रहेगा? इसका आंसर पीडीएफ में दिया हुआ, पीडीएफ देखना। ओके सर, प्लीज क्लियर वन डाउट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस बैच एंड साइंस स्पेशल 1? वेल अभिषेक, साइंस स्पेशल 1 में देयर हैव बीन सम डिस्क्रिपेंसीज रिगार्डिंग केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायो में कुछ मिस्टेक्स हुई थी, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी। और उन मिस्टेक्स के चलते हमें ऐसा लगा कि इसमें स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान है। सो वी चेंज द फैकल्टीज, नए टीचर्स आए हैं इस बार फिजिक्स के। तो मैं सेम ही हूँ जो पिछले बैच में भी था। बायो के अलग सर हैं, केमिस्ट्री के अलग सर हैं, एंड वी क्रॉस वेरीफाइड कि उनके पिछले वीडियोस वगैरह से कि वो अगर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें मिस्टेक्स कम हो। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि इस बैच में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट दिया है, लेकिन जो पिछले साइंस स्पेशल 1 में थे उन लोगों के लिए ये बैच पूरी तरह से फ्री कर दिया है। किशोरी बोल रहे सर गुरुजी पिछले साइंस स्पेशल 1 की डेट एक्सटेंड कर दीजिए। किशोरी, साइंस स्पेशल 1 में बहुत कुछ गलत है, तो डेट एक्सटेंड करवाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप डेट एक्सटेंड करवा भी लेंगे और अगर हम कर भी देंगे तो भी आप गलत चीज़ें पढ़ रहे होंगे। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये है कि आप साइंस स्पेशल 2 ही कंटिन्यू करें। ये चूँकि स्टार्टिंग से हो रहा है और इसमें मिस्टेक्स होने के चांस कम है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है। चूँकि आपको फ्री में ही मिला हुआ है तो आप अभी भी साइंस स्पेशल 1 पे क्यों अटके हुए हो? इट्स मोर लाइक कि एक किताब अपडेट हो गई है, लेकिन आप फिर भी एक पिछली किताब जिसमें गलतियाँ हैं आप उसी पे जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं रहेगा। ओके, अब मैं नोट्स के बारे में बात करता हूँ कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं और मैं क्यों नहीं बनवाता। देखिए, इस दुनिया में जो सबसे प्योरेस्ट ऑफ साइंस जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। इससे ज़्यादा प्योर सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है। प्योर का मतलब ये है कि इसमें एक्सेप्शंस नहीं होते, अपवाद नहीं होते, जैसा है वैसा है। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो फिर आपके दिमाग में कमी है, मैथ में कमी नहीं है। इसलिए मैथमेटिक्स है सबसे प्योर। लेकिन इसका एक थोड़ा सा अप्लाइड रूप, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप जिसे हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ, उसे हम बोलते हैं फिजिक्स। तो हालांकि फिजिक्स भी काफी हद तक एक प्योर साइंस है, एक शुद्ध विज्ञान है, लेकिन उतना शुद्ध नहीं है जितना गणित होता है। मैथमेटिक्स तो सबसे बेहतर है ही, लेकिन फिजिक्स में एक्सेप्शंस हो सकते हैं कहीं कहीं।
तो अगर हम कोई नियम पढ़ रहे हैं तो नियम एक पर्टिकुलर जगह पर लगेगा, लेकिन हर जगह नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मैं आपको न्यूटन का नियम पढ़ाऊँ, द लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, तो गति का नियम एक पर्टिकुलर जगह लग रहा है कि यहाँ या इन कंडीशंस में लगता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चले जाते हैं तो न्यूटन के नियम लगने बंद हो जाते हैं। जब हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो न्यूटन के नियम लगने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक नियम आपने बना दिया, वो हर जगह लगेगा, लेकिन फिजिक्स में आपने कोई नियम बनाया तो कहीं लगेगा, कोई नियम कहीं लगेगा, तो हर जगह लागू नहीं हो सकता, कहीं कहीं उसकी लिमिटेशंस हैं। अब फिजिक्स को भी जब और ज़्यादा अप्लाइड कर देते हैं, अप्लाइड फिजिक्स, जब उसे और बिगाड़ देते हैं, उसका बिगड़ा हुआ रूप है, उसे फिर हम बोलते हैं केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको रट्टा ज़्यादा मारना पड़ेगा और समझने का कंटेंट कम होगा। तो पीछे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है, और जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं वैसे वैसे अब आपको रट्टा मारना है, क्रैम करना है। तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा रटने का होगा, समझने का कम होगा। और अप्लाइड केमिस्ट्री अगर हम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं बायोलॉजी। तो आप देखते जा रहे हैं बायोलॉजी में समझने का कम और रटने का ज़्यादा है। आपके पेपर में रटने का बहुत बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन समझने का बहुत कम होगा। ठीक है, इसी तरह से अप्लाइड बायोलॉजी को और आगे फिर हम बोलते हैं साइकोलॉजी वगैरह वगैरह। तो एक तरह से एक सीक्वेंस है। अब इनमें से जो ये फिजिक्स है ये मैथमेटिक्स के ज़्यादा करीब है और केमिस्ट्री बायोलॉजी के ज़्यादा करीब है। तो फिजिक्स जो कि मैथ जैसी सब्जेक्ट है, इसको आप बायो, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स की तरह नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री में अगर मैं आपको बता दूं कि भाई बाबर इस सन में पैदा हुआ, अकबर का बेटा ये था, उस राजा ने इससे युद्ध किया, तो वो जैसा फैक्ट है वैसा है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बारे में आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, उसका आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते कि इसके बेटे का नाम यही क्यों था, बस था, उस पर आपको रट्टा ही मारना है। ऐसे ही बायोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, बस होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल है तो है, आपको याद ही करना है। उनका कंसेप्ट अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, लेकिन जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल पर आपको सिर्फ और रट्टा ही मारना पड़ेगा। लेकिन वहीं फिजिक्स उन सब्जेक्ट्स की तरह नहीं हो सकता। मैं आपको ये नहीं लिखवा सकता कि लिखिए न्यूटन की पहली किताब का नाम था ये, फिर प्रिंसिपिया छापी गई सन 1687 में, वो मुझे पता है, लेकिन वो आपके पेपर में काम नहीं आएंगे। आपके पेपर में जो काम आएगा वो फॉर्मूला होगा। मैं कहूँगा एफ इक्वल टू एम में ए की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। यानी एक तरह से फिजिक्स आपको ऐसे पढ़नी है जैसे आप गणित पढ़ते हैं। क्या गणित में आपको कभी किसी ने नोट्स बनवाए? नहीं बनवाए। फिजिक्स में नोट्स नहीं बन सकते। मोर ओवर, मैं अगर आपको नोट्स बना के दे भी दूँ, जो मैंने बोला कि मेरी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, नोट्स हम सिर्फ उन लोगों के लिए दे देते हैं जो रोते रहते हैं, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, मर जाएंगे, नोट्स दे दो। उन लोगों के लिए हमने सोचा चलो लो नोट्स, लो मर जाओ खा के। नोट से पेपर क्लियर नहीं होगा। मेरा यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि मैं आप लोगों को खुश करूँ कि आपको मजा आए। मेरा मुद्दा ये है कि आप में से जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका पेपर क्लियर करने में मैं मदद कर सकूँ। ठीक है, बाकी आप किसी चीज़ को नहीं पढ़ना है, उनके लिए नोट्स हैं, किसी और के बने बनाए नोट्स उठा लो। जो सही स्टूडेंट होगा जिसको एग्जाम क्लियर करना है वो अपने नोट्स खुद बनाएगा, कंटेंट सुनेगा, अगर उसे समझ में आया तो उसके अपने नोट्स बनाएगा, और अगर वो समझ में नहीं आया तो मुझसे सवाल पूछेगा। यही दो तरीके होते हैं फिजिक्स पढ़ने के। या तो समझ में नहीं आया तो टीचर से फिर से पूछ लो, मैं उसको एक दूसरी तरह से बताऊंगा। फिर समझ में नहीं आया मैं उसको तीसरी तरह से बताऊंगा। वो समझाना मेरा काम है, नोट्स बनवाना मेरा काम है ही नहीं। मेरा काम है सिर्फ समझाना। ठीक है, अब अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है तो मुझे बताएं, और वरना फिर हम सिलेबस शुरू करते हैं। सर आपसे पढ़ के तो मुझे एग्जाम ओरिएंटेड फिजिक्स समझ नहीं। ठीक है, कूल। आप थ्योरी क्यों नहीं लिखाते हो? क्योंकि थ्योरी लिखाने का फ़ायदा ही नहीं है। ओके सर, आप न्यूमेरिकल भी कराएंगे क्या? प्लीज़ टेल मी। कुछ हद तक हाँ सर, सीजीएल में फिजिक्स का सिलेबस आता है, प्लीज़ बता दीजिए। सिलेबस हमने उस पीडीएफ में डाल रखा है, एक बार पीडीएफ पढ़िए। ओके, नोट्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। हाँ ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई बहुत खास कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसे मिटा देता हूँ मैं। और मोर ओवर, आप लोगों के सामने पहले ही एक हमने डेमो वीडियो चूँकि डाला था, वो हमने इसीलिए डाला था कि आप उसको पहले देख सकें, आप अपना डिसीजन ले सकें कि क्या आपको इस टीचर का समझ में आ रहा है। फिजिक्स मैंने पढ़ाई, आपने वो वीडियो देखा। बायो विवेक सर ने पढ़ाया, आपने वो वीडियो देखा। केमिस्ट्री एक सर ने पढ़ाई। एंड इन केस आपको तीनों वीडियोस में से किसी भी एक भी टीचर का समझ में कम आ रहा है तो आप ये कोर्स ना लें।
आपको जब संतुष्टि हो कि यहाँ ये कोर्स खरीदने से मुझे मेरे एग्जाम में फ़ायदा होगा, तभी आप इस कोर्स के लिए पेमेंट दें और ख़रीदें। जब तक आपको अंदर से संतुष्टि नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं इससे अच्छा किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकता हूँ, यू आर फ्री टू डू दैट। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, है ना? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मोशन। मोशन हिंदी में हम इसे बोलते हैं गति। ये अपना चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा द मोशन इन वन डायमेंशन। हिंदी में एक विमा में गति। अभी वन डायमेंशन क्या चीज़ है वो समझिए। मान लीजिए ये कोई बिजली का तार है और इस तार के ऊपर कोई चींटी बैठी है। अभी चींटी जब इस तार के ऊपर चलती है तो या तो सिर्फ आगे जा सकती है या पीछे आ सकती है। ये ऊपर नीचे नहीं चल सकती, ये दाएं बाएं बोर्ड से बाहर नहीं निकल सकती, ये सिर्फ आगे जा सकती है और पीछे आ सकती है। तो जब कोई वस्तु सिर्फ एक ही दिशा में चल सकती हो, एक रेखा पर, एक लाइन में, तो हम बोलते हैं द मोशन इन वन डायमेंशन। हम शुरू में तो सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। आगे चल के हम देखेंगे द मोशन इन टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस, दो विमाओं में गति। दो विमाओं में गति। जैसे मान लीजिए ये कोई फुटबॉल फील्ड है, तो फुटबॉल फील्ड, ये गोल पोस्ट, इस तरह से, और आप इस फुटबॉल फील्ड के ऊपर खड़े हो। अब आप इस फील्ड पे इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, एक्स एक्सिस, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, वाई एक्सिस। तो एक्स वाई आप दोनों दिशाओं में चल सकते हो, लेकिन आप ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ नहीं जा सकते, जेड एक्सिस में। तो मैं कहूँगा कि ये टू डायमेंशन मोशन है। ये वन डायमेंशन है, इसे हम नॉर्मली 1D लिखते हैं। ये टू डायमेंशन है, इसे हम 2D लिखते हैं। इसके अलावा जो मोशन इन 3 डायमेंशंस है, 3 विमाओं में गति, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है। हम ज़्यादातर सारा का सारा मोशन सिर्फ 1 और 2 डायमेंशन में करेंगे। ओके विकास, गुरुजी आपकी यही तो सबसे ज़्यादा नाकामी है। ओके क्योंकि हम फिजिक्स में लॉजिक पढ़ते हैं और फिर कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, उस लॉजिक को समझने के लिए हमें डिस्क्रिप्टिव नोट्स की आवश्यकता होती है। वेल विकास, ऐसा होता तो नहीं है। मुझे लगता है कि आपके फिजिक्स पढ़ने का तरीका शायद थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मैंने पिछले 5-6 साल से फिजिक्स के 11th-12th की किताबें नहीं उठाई, उससे आगे की किताबें उठा रहा हूँ, फिर भी मुझे वो याद है। उसका रीज़न ये है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। जिस तरह से आप मैथ पढ़ते हैं, आप उसी तरह से फिजिक्स पढ़ते हैं। अगर आपको फिजिक्स समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझे लगता है शायद आपको मैथ समझने में भी दिक्कत होती होगी। लेकिन अगर आपकी मैथ अच्छी है, सो इट्स हार्ड टू बिलीव कि आपको फिजिक्स में ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। मे बी कहीं ना कहीं आपकी पढ़ने की अप्रोच में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। भाई लोगों, टीचर चेंज करने के लिए आगे क्या क्वेश्चन अधूरा है? सर ऑप्टिक्स नहीं लिखा सिलेबस में। मैंने कहा सिर्फ शुरू के 10 चैप्टर हैं, बाद के 10 चैप्टर बाद में करेंगे, ठीक है? ओके, तो वो ऑप्टिक्स सिलेबस में लिखा हुआ है, वो लास्ट के 10 चैप्टर्स में है। मैंने आज आपको जो बताया वो सिर्फ पहले 10 चैप्टर है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो दैट्स वन थिंग कि हम 3 डायमेंशन, 3 आयामी गति नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक विमा और 2 विमाएं, सिर्फ हम इनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वन डायमेंशन। एक विमाई गति के बारे में शुरू करते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, चेक कर लो। ओके, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट इज द वन डायमेंशन मोशन। तो मान लीजिए ये एक सीधी रेखा में कोई रोड है, उस रोड के ऊपर कोई गाड़ी चल रही है। ये गाड़ी यहाँ से आगे जा रही है। इस गाड़ी की स्पीड है मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये मैंने जो लिखा है ये इसकी स्पीड। तो आगे से मैं सिंबल्स का इस्तेमाल करूंगा। v, इसे मैं बोलूंगा स्पीड, हिंदी में मैं इसे बोलूंगा चाल। तो गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है, और मान लीजिए गाड़ी 20 की ही स्पीड से चलती रहे, तो कुछ देर के बाद ये गाड़ी यहाँ है, लेकिन अभी भी ये 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, और इस गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ये गाड़ी, मैंने देखा कि कुछ 5 सेकंड तक चलती रही, जहाँ पे टी का अर्थ है टाइम यानी समय,
तो इस गाड़ी ने तो कुल मिला के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी दूरी तय की। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो दूरी होगी उसके लिए मैं सिंबल लिख रहा हूं फिलहाल के लिए x, और ये x है डिस्टेंस, हिंदी में हम इसे बोलते हैं दूरी। ओके, अब पॉइंट ए और बी के बीच में कितनी दूरी है वो निकालने के लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। v है उसकी स्पीड जो 20 की 20 ही बनी रहेगी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20 मीटर पर सेकेंड। x है वो दूरी जो मुझे निकालनी है, और t है वो समय 5 सेकेंड जो मुझे चाहिए। अब ऐसे में x की वैल्यू निकालने के लिए मैं उस 5 सेकेंड को इधर लाऊंगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड गुणा में 5 सेकेंड। अभी गुणा आपको करना आता है, वो 20 गुणा में 5 100 बनेगा, ये मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा सिखाने का जो मुद्दा है वो ये है कि सेकंड से सेकंड कटेगी। जिस तरह से आप नंबर्स को गुणा भाग करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक उसी तरह से आप यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइनली जो आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी वो भी आपको पता चल जाएगी साथ साथ। तो आंसर की यूनिट्स इस तरह से निकालना जरूरी है। फिजिक्स में ये चीज कई बार हमारे काम आएगी, जहाँ कुछ चीजों की यूनिट्स यानी इकाई हमें नहीं पता होती, वहां भी आप यूनिट्स इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। ये तो बहुत बहुत आसान फॉर्मूला है जो हमने यहाँ किया। एक दिशा में कोई वस्तु जा रही है और उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी गति को हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अत्वरित गति। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, अत्वरित गति, यानी एक ऐसी गति जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, जिसमें त्वरण नहीं है। अब ये त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या चीज है वो देखते हैं। यहां तक अगर कुछ नोट करना है तो एक बार नोट कर लीजिए, ये तो बड़ा सिंपल सा था। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन यानी अत्वरित गति, इसी को आप ये भी बोल सकते हो कि ये है यूनिफॉर्म मोशन, समान गति। पहले एक बार इतना सा नोट कीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो मैं देखता हूँ। ओके, हाँ मैम, सीजीएल में फिजिक्स का आते हैं पर थोड़ा ये आपस में बात कर रहे हैं बच्चे। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें सर? वेल, आपके क्लास का आपने जो वीडियो जहाँ देखा है उसी के साइड में एक नोट्स करके ऑप्शन है, उस पर जाना, आपको पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड कर लेना। ओके, पुंदिर भाई पढ़ ले, आपस में बात कर रहे हैं बच्चे, कोई खास सवाल नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो ये ज़्यादा तो नहीं था, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा। अब मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा है सर, एक बार दिखाना मुझे प्लीज़, नीचे कहाँ तक नज़र आ रहा है? नीचे कहाँ तक नज़र आ रहा है मुझे एक बार ये दिखाना। सीजीएस में फिजिक्स का सिलेबस आता है, अच्छा ये नीचे, अच्छा ये लाइन जा रही है। ओके, यहाँ से यहाँ पर ऐप है, ये पॉइंट ऊपर यहाँ तक कर देता हूँ मैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये ये तो I should have done it before class. Okay, so I think that's enough. देखो, ओके, तो आई थिंक यहाँ इस डोमेन के अंदर अंदर आपको सारा नज़र आ रहा होगा, तो मैं 100 मीटर इस रीजन से ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से बल्कि थोड़ा सा कटा ही है। ओके, तो 100 मीटर, चलो भाई, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। चलो, नेक्स्ट इज द मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति। ओके,
अभी अभी मैंने आपको बोला कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो और उसकी स्पीड चेंज ना हो रही हो, जैसे उसकी स्पीड पहले 20 थी और थोड़ी देर के बाद उसकी भी स्पीड 20 ही मेंटेन हुई, ना बढ़ी ना घटी, तो वो था एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, वह थी अत्वरित गति। अब एक्सेलरेटेड है उसका क्या मतलब है? जब भी कहीं कोई त्वरित गति होगी, एक्सेलरेटेड होगी, इसके तीन मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि उसकी स्पीड 20 से बढ़ के 30 हो गई हो, यानी उसकी स्पीड बढ़ी हो। जहां पर किसी वस्तु की चाल बढ़ जाए तो वो एक्सेलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति का उदाहरण होगा। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो चीज 20 से घट के 10 हो गई हो, यानी अगर किसी वस्तु की चाल, उसकी स्पीड चलते चलते कम हो गई हो तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा, त्वरित गति ही होगी। और तीसरा, अगर वो वस्तु 20 की 20 से ही जाए लेकिन वो घूम के किसी दूसरी दिशा में चली जाए, तो अगर वो टर्न ले ले, वो चीज अगर घूम जाए, तो भी वो एक्सेलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति का ही उदाहरण होगा। तो जैसे स्पीड बढ़ने में, ये पहले अगर 20 की स्पीड से चल रहा था, थोड़ी देर के बाद वो 25 की रफ्तार से जा रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन का उदाहरण होगा। दूसरे में अगर वो पहले वो 20 से चल रहा था, थोड़ी देर के बाद अब वो 15 की स्पीड से चल रहा है, तो भी वो त्वरित गति यानी एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जाम्पल होगा। और तीसरे में अगर कोई वस्तु मान लीजिए ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, यहाँ पर वो 20 की रफ्तार से जा रही थी, थोड़ी देर के बाद भी वो 20 की ही रफ्तार से जा रही हो, उसके बावजूद वो एक्सेलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति का उदाहरण होगा। तो पहले वाला एग्जाम्पल जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसमें ना तो स्पीड बढ़ी थी, ना स्पीड घटी थी, ना ही वो चीज घूमी थी, तीनों में कुछ भी नहीं हुआ था, तो इसका मतलब ये नॉन एक्सेलरेटेड है, ये अत्वरित गति है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेटेड मोशन क्या है वो तो हमें समझ में आ गया। उसी चीज से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो भी 2D मोशन होंगे, द्विआयामी गति, यानी जो भी कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में अलग अलग दिशाओं में जा रहा हो, जो सिर्फ एक रेखा पर नहीं चल सकता, किसी दूसरी रेखा में भी जा सकता है, 2D मोशन जितने भी हम आगे करने वाले हैं, सभी के सभी एक्सेलरेटेड मोशन के ही उदाहरण होंगे। हालांकि अभी हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उनको थोड़ी देर बाद में देखेंगे, लेकिन वो आएंगे एक्सेलरेशन का ही उदाहरण के अंदर। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण कैसे निकालते हैं, क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम देखेंगे धीरे धीरे। अभी मैंने आपको एक मोटा सा मीनिंग बता दिया कि किसी वस्तु की रफ्तार बढ़ जाए, किसी की रफ्तार घट जाए, या कोई चीज घूम जाए, तीनों ही सिचुएशंस में हम उसे बोलते हैं त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, एक बार कमेंट्स लाना सर, थैंक यू। यहाँ तक मैं कुछ कमेंट्स हो तो देख लेता हूँ। ओके, अनुसागर नहीं, मैंने प्री नहीं दिया है तभी पूछ रहे, पता नहीं आपस में ही बात कर रहे थे। सर पढ़ा रहे हैं अभी, जब फ्री हो जाए तब वो आप कमेंट करो, शायद तब सर पढ़ ले। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है? चलो आगे चलते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा शायद अब तक। इसमें नोट करने का क्या है, देखो अब यहाँ पे वो डाउट्स जो आते हैं स्टूडेंट्स के, वो नोट्स बनाते समय वो आते हैं कि सर इसमें लिखें क्या। लिखें वो जो आपको समझ में आया। अगर ये आपको चीज़ समझ में आ गई कि हाँ स्पीड बढ़ने से, स्पीड घटने से और घूमने से त्वरण कहलाता है, तो आप अपने शब्दों में खुद उसे लिखें कि जब भी त्वरण होगा इसका मतलब ये तीन बातें होंगी। आपने अपने शब्दों में उन चीज़ों को लिखा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। और अगर आप उसे अपने शब्दों में लिख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। तो ऐसे में आप सीधा यहाँ पे मुझसे डाउट पूछो कि सर ये एक्सेलरेशन क्यों है, वो एक्सेलरेशन क्यों है, और मैं उसका आपको अर्थ समझाऊंगा। तो दैट्स वन थिंग जो आपको अपनी तरफ से करना है। नोट्स आपको खुद बनाने हैं, मैं आपको नोट्स नहीं बनवा सकता हूँ। मैं बोल बोल कर अगर पढ़ाऊंगा कि चलो लिखो, जब त्वरण होता है, फिर बच्चे लिखते हैं जब त्वरण होता है। आदत होती है, कुछ लोगों की आदत बिगड़ी होती है कि उनको लिखवाना है छोटे बच्चों की तरह। तो ऐसे में मैं धीरे धीरे बोलता रहूँगा, तो लिखो फिर आगे, तो वेग बढ़ेगा तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, ऐसे कर रहे हैं। उससे आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी होगा, और आपके पेपर में नंबर नहीं आएंगे, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बेस्ट इज कंटेंट समझ लो, उसके बाद अपने शब्दों में इसे बना के लिख लो। ठीक है, ओके। सर ये घूमती हुई गति वन डायमेंशन है? नहीं, घूमती हुई गति वन डायमेंशन नहीं है, ये 2D है, द्विआयामी है, ये वन डायमेंशन नहीं है। और इसलिए सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति हम आगे चल के करेंगे जब मैं 2 डायमेंशन पढ़ाऊंगा। सर फिजिक्स में भी गलती है क्या सर? हरिंद्र, फिजिक्स में गलती होने के बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि हर रोज मैं घर जाके इन वीडियोस को देखता हूँ, और उसमें जहाँ भी कहीं मुझे गलती नजर आती है अगली क्लास में उनको आके मैं करेक्ट कराता हूँ। तो अगर आपने साइंस स्पेशल 1 मुझसे लिया था, तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हर क्लास में शुरू के 2 मिनट
या 3 मिनट मैं इस चीज़ पर लगाता हूँ कि अच्छा स्टूडेंट्स, कल शाम को मैंने ये ईयर यहाँ पर इतना लिखवा दिया था, ये एक्चुअल में इतना है। ओके, कल शाम को मैंने ये गलती ऐसे कर दी थी, एक्चुअल में ऐसे है। तो हर वीडियो में मैं शुरू के 2-3 मिनट लगाता ही हूँ उस चीज़ को करेक्ट करने में, क्योंकि मैं घर जाके देखता हूँ। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है, 4-5 वीडियोज़ ही ऐसे हुए हैं जहाँ कोई मिस्टेक मुझे मिली है। पर फिजिक्स में मिस्टेक्स अब भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने गलती की हो लेकिन मेरे नज़र में आज तक ना आई हो। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी बहुत बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको फिजिक्स में कोई गलती मिलेगी। ओके, आगे चलते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब एक्सेलरेटेड मोशन में जो पहला और दूसरा टाइप है, स्पीड का बढ़ना और स्पीड का घटना, उसे तो हम यहीं पढ़ेंगे 1 डायमेंशन में, एक विमा में। लेकिन जो तीसरा वाला टाइप था, घूम जाना, उसे हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में, द्विआयामी गतियों में। तो अब स्पीड बढ़ने का एग्जाम्पल लेते हैं। जो एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले लिखा था उसको भी मैं यहीं लिखा रहने देता हूं, ताकि आप दोनों को साथ साथ कंपेयर कर सकें। तो पहले वो लड़का 20 की रफ्तार से जा रहा था, अब भी वो 20 की ही रफ्तार से जा रहा है, उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में मापी जाएगी। लेकिन अब जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें पहले तो ये लड़का 20 की रफ्तार से भाग रहा था, थोड़ी देर के बाद उसकी चाल बढ़कर मान लीजिए 30 हो गई है। यहां से यहां तक उसने 4 सेकंड का समय लगाया, और यहां से यहां तक भी मान लीजिए उसने 4 सेकंड का ही समय लगाया। तो 4 सेकंड के अंदर अंदर वो अपनी स्पीड 20 से बढ़ाकर 30 कर लेता है। तो अब ऐसे में यहां से यहां जो दूरी होगी वो कितनी होगी? तो फिर से हम लिख कर देखते हैं, v = 20 मीटर पर सेकेंड। v का अर्थ अब आप समझ गए होंगे, v है स्पीड या फिर हिंदी में चाल। बार बार आगे चलकर मैं स्पीड और चाल, स्पीड चाल ऐसे शब्द बार बार नहीं लिखूंगा, मैं v लिखूंगा, और आपको अपने आप ही समझ जाना है कि ये v का मतलब स्पीड है। अब धीरे धीरे ऐसे कई सिंबल आएंगे और उस सिंबल्स के साथ आपको अपने आप को रूबरू कराना है। t है यहाँ पर 4 सेकंड, और जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है, वो दूरी है यहाँ से यहाँ तक जितनी बनी वो है vt। तो 20 गुणा में 4, मैंने 20 लिया था, 4 लिया था। ओके, तो जैसे मान लीजिए 80 मीटर टोटल अपना आंसर, ठीक है। शायद मैंने वहाँ पर 25 लिया होगा पिछले एग्जाम्पल में। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो स्पीड है और वहाँ जो स्पीड है ये सेम नहीं है। यहाँ स्पीड है 20, तो उसे मैं v1, और वहाँ जो स्पीड है 30 उसे मैं v2 लिख देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ v लिखने से काम चल गया था, क्योंकि स्पीड ना कम हो रही थी ना ज़्यादा। लेकिन यहाँ v1 और v2 किया, v1 का मतलब पहले जो स्पीड थी और v2 का मतलब बाद में जो स्पीड बनी है। और अब ऐसे में हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेल्टा v। इसे हम बोलते हैं द चेंज इन स्पीड। हिंदी में हम इसे कहते हैं चाल में परिवर्तन, द चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड कितना है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, v2 - v1। v2 का मतलब है 30 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड, कुल मिला के आपका आंसर है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक ये सिंबल है, ये 2 एंगल ब्रैकेट्स के बीच में जो मैंने v लिखा, इसका मतलब है एवरेज स्पीड। हिंदी में हम इसे बोलते हैं औसत चाल। ओके, और इसको निकालने का तरीका है v1 + v2 / 2। ओके, इन दोनों को आप जोड़ें 20 और 30 को, तो आंसर आएगा 50 / 2। तो एवरेज स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालना अभी भी बाकी है। जैसे हमने यहाँ दूरी निकाली थी 80 मीटर, यहाँ पर दूरी कितनी निकलेगी करके देखते हैं। मैं इस जगह पर लिख रहा हूँ, डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा में टाइम। अब दूरी होती है चाल गुणा में समय। तो ये स्पीड यानी चाल में कौन सी लिखूं? v1 लिखूं 20 वाली तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पीड 20 लगातार मेंटेन नहीं हुई। v2 लिखूं 30 वाली तो भी गलत होगा कि लगातार 30 मेंटेन नहीं हुई। यहाँ पर स्पीड 20 है, यहाँ 21, यहाँ 22, यहाँ 23, हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है, हर पॉइंट पर। तो 30 भी लिखना गलत होगा, 20 भी लिखना गलत होगा। तो यहाँ पर क्या मैं ये डेल्टा v लिख दूं चाल में परिवर्तन, कि 10 लिख दूं? उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एवरेज स्पीड अगर मैं यहाँ लिख दूं
तो आंसर सही आएगा। औसत चाल, तो अगर स्पीड 1 ना हो तो एवरेज स्पीड लिखना चाहिए। औसत चाल कितनी होगी? तो मेरा आंसर आएगा x = 30 मीटर पर सेकंड गुणा में 4 सेकंड, तो 120 मीटर मेरा आंसर, क्योंकि सेकंड से सेकंड कट गया। यहाँ पर वो सिर्फ 80 मीटर गई है, वहाँ पर वो 120 मीटर गई है। ये ज़्यादा क्यों गई है? क्योंकि इसकी रफ्तार मेंटेन होने की बजाय रफ्तार बढ़ गई है, तो उतने ही समय में वो पहले से ज़्यादा दूरी तय करेगी। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इसमें और इसमें दूरी में कितना अंतर होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, डिफरेंस मारो और 40 मीटर आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से एक बेसिक सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। ये इधर वाला वैसा ही एग्जाम्पल है जो हम पीछे कर चुके हैं, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, अत्वरित गति। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लिख के दिखाया जहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है, त्वरित गति। एक्सेलरेटेड का मतलब 3 में से कुछ ना कुछ तो है, या तो स्पीड बढ़ रही है, या स्पीड घट रही है, या चीज घूम रही है। ठीक है, तब तक कुछ डाउट्स देखता हूँ। ओके, चेंज V1 V2, चेंज इन V1 V2। सीजल प्री में 1-2 क्वेश्चन ठीक है भाई, नंबर 2 फिजिक्स की ठीक है, कमेंट्स भी ठीक है। ओके सर, वेग और त्वरण में क्या अंतर है? विक्रांत का सवाल है। विक्रांत, मैं धीरे धीरे आऊँगा उस टॉपिक पे। मैं भी डायरेक्टली इसी समय अगर अंतर बताऊंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी के लिए मैं उसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। वेग और त्वरण बताने के लिए मुझे थोड़ा और बैकग्राउंड पहले बिल्ड करना पड़ेगा। ओके सर, आप पहले फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट कराओगे या तीनों सब्जेक्ट कंबाइंड में चलेंगे? वेल कृष्ण, हमारा प्लान तो ये है कि 2 दिन फिजिक्स चलेगी, 2 दिन बायो, 2 दिन केमिस्ट्री। तो जैसे पहले 2 दिन आपने बायो की क्लास ले ली है, आज और कल फिजिक्स होगी, और उससे अगले 2 दिन फिर से केमिस्ट्री होगी। सर, इज एवरी यूनिफॉर्म मोशन एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन? नहीं, यूनिफॉर्म मोशन ये है, एंड दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, डेल्टा वी का यूज बताएं। डेल्टा वी का यूज अभी आएगा थोड़ी देर में जब हम त्वरण देखेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। 120 कैसे आया, एक बच्चा ये पूछ रहा है। वेल देखो, दूरी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था चाल गुणा में समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पीड है, ये स्पीड कौन सी लिखूं? कभी 20 है, कभी 25 है, कभी 30 है, हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है। तो बेटर ये है कि एवरेज स्पीड लिखो, और एवरेज स्पीड औसत चाल मैं पहले निकाल चुका हूँ 25। तो यहाँ पे अरे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की। ओके, मैंने ये 30 लिख दिया यहाँ पे, वो 25 लिखने के बजाय, माई मिस्टेक 25। तो 25 गुणा में 4, ये 100। ओके, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक। एनी अदर डाउट? नहीं। सो लेट्स रब दिस और आगे चलते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को हम इस्तेमाल करेंगे अगली चीज निकालने के लिए, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर स्पीड 20 थी, यहाँ पर स्पीड 30 थी, इनकी इकाई है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो समय था वो था 4 सेकंड, और जो एवरेज स्पीड औसत चाल थी वो आई थी 25 मीटर पर सेकंड, और जो चाल में परिवर्तन है, द चेंज इन स्पीड, वो था हमारे लिए 10 मीटर पर सेकंड। और इनका इस्तेमाल करके हमने एक तो निकाला था दूरी, जो है औसत चाल गुणा में समय। तो हमारा आंसर आता है 25 गुणा में 4 यानी 100 मीटर। और अब दूसरी चीज एक और निकाल के दिखाऊंगा मैं, ए। अभी ए क्या चीज है वो समझते हैं। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं त्वरण का परिमाण। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हो कि ए है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, तो ऐसा सोचना गलत हो जाएगा। ए इज नॉट एक्सेलरेशन, इट्स ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। यह त्वरण नहीं है, यह सिर्फ त्वरण का परिमाण है। अब ये त्वरण और त्वरण का परिमाण ये क्या चीजें हैं वो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तक के लिए जब भी आप मैग्नीट्यूड शब्द यानी परिमाण शब्द समझें, आप बस इतना समझ लें कि ये सिर्फ उसकी वैल्यू है, यह केवल उसका मान है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है।
मुझे सिर्फ वो वैल्यू बतानी है। अगर कभी आपको ऐसा लिखना हो कि एक्सेलरेशन, उसके लिए एक अलग तरह का सिंबल है ए और उसके ऊपर एक तीर का निशान, तो इस सिंबल में और इस सिंबल में थोड़ा सा फर्क है, इन दोनों में अंतर हमें समझना चाहिए। मैं अभी एक्सेलरेशन आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो डिफिकल्ट है, उसको धीरे धीरे समझेंगे। अभी मैं सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, केवल त्वरण का परिमाण ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन थोड़ी देर बाद में सीखेंगे हम, प्रोबेबली आज नहीं सीख पाएंगे, एक्सेलरेशन अगली क्लास में होगा। तो त्वरण का परिमाण कितना है, व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ चाल में जो भी परिवर्तन हुआ है, जो 10 मीटर पर सेकंड था और कितने समय में हुआ है। तो ऊपर है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड और नीचे जो समय होगा वो है हमारे पास 4 सेकंड। तो हमारा उत्तर आ गया 2.5। नंबर तो आपको डिवाइड करने आते ही हैं, अब यूनिट्स डिवाइड करना सीखिए। जिस तरह से नंबर्स को गुणा भाग करते हैं उसी तरह से यूनिट्स को भी गुणा भाग कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपके सामने यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं होता, मान लीजिए नंबर होते, जैसे अगर आपके सामने होता 5/8/8, तो आप क्या करते, आप इस 8 को इस 8 के साथ काट नहीं सकते, आप वहां पर इसको लिखते 5/64, ये सही आंसर होता। उसी तरह से अब यहाँ सेकंड से सेकंड कट नहीं सकती, ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक है। अब ये 2.5 जो आया, इस 2.5 का क्या मतलब है, इस 100 का तो मतलब मैं समझता हूँ, इस 100 का मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में दूरी, पॉइंट ए पॉइंट बी एक दूसरे से कितने दूर हैं वो मैं समझता हूँ, वो 100 मीटर होगा। लेकिन 2.5 आया है, ये क्या होगा, इसका मतलब समझते हैं। पहले यहाँ तक कुछ नोट करना है तो नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। जी स्पेशल रीड कर लेना वो अच्छा है, अगर आपको परचेज करना चाहो तो या वगैरह वगैरह, ठीक है, नॉट रेलिवेंट। नेक्स्ट मंथ आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सर थ्योरी नोट्स बनाने हो तो कौन सी बुक लेना चाहिए, बुक्स का रिकमेंडेशन मैंने पीडीएफ में डाल रखा है, आप वो ऐप में जाना, नोट्स पे क्लिक करना, आपको बुक्स मिल जाएंगी वहाँ पे। ओके मेंशन नॉट, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्लियर ना हुआ, मैग्नीट्यूड क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ की वैल्यू। देखिए त्वरण यानी एक्सेलरेशन के दो हिस्से होते हैं। जो त्वरण है यानी एक्सेलरेशन, उसके दो पार्ट होते हैं। उसका एक पार्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक दूसरा पार्ट होता है उसकी दिशा, उसका परिमाण और उसकी डायरेक्शन, दो हिस्से होते हैं। अभी मैंने आपको जो सिखाया है वो सिर्फ त्वरण का परिमाण यानी उसकी वैल्यू निकालनी सिखाई है कि वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 2.5। जब तक मैं आपको उसकी दिशा निकालनी नहीं सिखा देता तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने एक्सेलरेशन बता दिया। कहने को मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता था कि चलो एक्सेलरेशन आ गया 2.5, लेकिन टेक्निकली वो गलत होता। बहुत सारे टीचर ऐसा बोल देते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सेलरेशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उसकी दिशा नहीं बता देते। तो अगर मैं ऐसे बोलता एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ, तो मैंने पूरा एक्सेलरेशन बताया है, लेकिन आपको ये समझाना ही अभी बहुत आगे की बात है कि वो त्वरण की दिशा किधर होगी। इसलिए अभी तक मैंने सिर्फ एक उसका अंग बताया है, सिर्फ उसका एक पार्ट। मेरे शरीर के जैसे बहुत सारे अंग हैं, हाथ पैर हैं, आंख नाक हैं, उसी तरह से एक्सेलरेशन के भी दो अलग अलग अंग हैं। आप सिर्फ अपने हाथ को अपना शरीर नहीं बोल सकते, ऐसे ही मैं सिर्फ त्वरण की वैल्यू को पूरा का पूरा त्वरण नहीं बोल सकता। कंप्लीट एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन बताना जरूरी है, उसके बिना वो अधूरी है। ठीक है, ओके। सर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, नहीं नहीं नहीं, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। आपने जो लिखा वो है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों जगह एक्सेलरेटेड शब्द मत लगाओ, ठीक है। फिर से बताओ सर, फिर से बताता हूँ एक दूसरे एग्जांपल के साथ। पहले एक बार मैं इस 2.5 का मीनिंग बता देता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं वो 2.5 का मीनिंग समझो। यहाँ पर उसकी स्पीड 20 है, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में उसकी स्पीड में इतना जुड़ जाएगा। तो यहाँ वो 20 है, तो एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड होगी 22.5। फिर अगली एक सेकंड के अंदर अंदर उसकी स्पीड में इतना जुड़ जाएगा तो उसकी स्पीड होगी 25। फिर एक सेकंड के अंदर उसमें इतना जुड़ जाएगा तो उसकी स्पीड होगी 27.5। और फिर से एक सेकंड में उसमें इतना जुड़ जाएगा, उसकी स्पीड होगी 30। हर सेकंड उसमें
2.5, 2.5, 2.5 जुड़ता ही जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है 2.5, त्वरण का परिमाण होगा 2.5, क्योंकि हर सेकंड स्पीड में उतना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को एक दूसरे एग्जांपल के साथ करके देखते हैं। हो सकता है ये आपके ऊपर से गया हो, थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए पहली बार हो रहा हो, तो एग्जांपल चेंज सिमिलर होगा लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होंगी। ओके, देखिए, मान लीजिए ये एक रोड है, इस रोड पर यहाँ पर कोई गाड़ी चल रही है 50 की रफ्तार से। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो गाड़ी अभी चल रही है 80 की रफ्तार से, तो इसकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड में आएगी। और अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस गाड़ी ने कुल मिलाकर समय लगा दिया 10 सेकंड का, तो अब हम इस पे क्या क्या निकाल सकते हैं देखते हैं। V1 50 मीटर पर सेकंड है, V2 80 मीटर पर सेकंड है, उसकी चाल में परिवर्तन द चेंज इन स्पीड 80 माइनस 50 30 मीटर पर सेकंड है, उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड 50 और 80 को जोड़ा जाएगा और जो भी बनेगा उसको 2 से भाग देंगे, 65 मीटर पर सेकंड है। उसका दूरी इन दो बिंदुओं के बीच में, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में दूरी कितनी होगी, औसत चाल को समय से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई द एवरेज स्पीड विद टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 650 मीटर। और त्वरण का परिमाण द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये ज्ञात करने के लिए वेग चाल में परिवर्तन द चेंज इन स्पीड जितना भी है उसे समय से भाग देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इनमें से कोई भी नंबर अगर ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसका तरीका नहीं आ रहा है, तो मुझसे पूछो, फिर मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा। अगर समझ में आ गया है तो फिर एक कदम और आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड 100 मीटर हो, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर चीज़ मिस हो गई तो एक्सेलरेशन कंप्लीट नहीं है, त्वरण पूरा नहीं माना जाएगा। ओके, फिर है क्लियर हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। सर मैं पहली बार फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपने 9th-10th में भी पढ़ी होगी, हो सकता है आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो। सर आप फिजिक्स कितने आवर्स पढ़ाते हो, प्लीज़ बता दीजिए। मेरा टारगेट है 30 आवर्स के अंदर अंदर फिजिक्स खत्म करना, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है, बढ़ जाता है। ओके सर, यूर विजर्ड ऑफ फिजिक्स। नो, आई एम नॉट विजर्ड ऑफ फिजिक्स, और बहुत लोग हैं हु डिजर्व टू बी कॉल्ड दैट वे। सर एनटीपीसी तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्या? प्रोबेबली नॉट। एनटीपीसी का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 1 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम आने वाला है, और शायद मैं 1 महीने के अंदर सिलेबस फिजिक्स नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि हर हफ्ते सिर्फ 2 ही दिन मेरी क्लास होगी। सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक, नहीं होगा। सर चेंज इन स्पीड निकाल क्यों रहे हैं? वो हम इसलिए निकाल रहे हैं कि मुझे ये पता चल जाए कि हर सेकंड स्पीड में कितना चेंज हुआ, 1 सेकंड में कितना हुआ। जैसे यहाँ पर अब त्वरण का जो परिमाण है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वो 3 है। इसका मतलब ये है कि अब हर सेकंड इसकी स्पीड में 3-3 बढ़ेगा। तो यहाँ अगर उसकी स्पीड 50 है तो 1 सेकंड में फिर वो होगी 53, फिर अगली सेकंड 56, अगली सेकंड 59, फिर 62, करते 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 हर सेकंड उसकी स्पीड में 3-3 बढ़ता जाएगा। आखिरी सेकंड में भी उसमें 3 ही बढ़ेगा, तो त्वरण का परिमाण 3 होगा। तो 1 सेकंड में कितना स्पीड में चेंज हुआ, वो मेरे लिए यहाँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, त्वरण का परिमाण है। ओके, इनमें कोई और डाउट? एक्स और ए फिर से बताओ, ठीक है, दोबारा बताता हूँ। एक्स, इसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। हमने फॉर्मूला लगाया था औसत चाल गुणा में समय। तो अब औसत चाल आप यहाँ से देखेंगे 65 मीटर पर सेकंड है, और समय आप वहाँ से देखेंगे 10 सेकंड का है, तो आपका उत्तर आएगा 650। ए यानी त्वरण के परिमाण के लिए, फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैंने फॉर्मूला लगाया था डेल्टा वी बटे टी, चाल में परिवर्तन द चेंज इन स्पीड ऊपर लिखा, और टाइम यानी समय मैंने नीचे लिखा। तो मेरा आंसर आया 30/3, तो 3 आपका आंसर, तो ये वाली वैल्यू, ठीक है। और कोई इसमें डाउट?
सर मैग्नीट्यूड यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस होती, मैं समझा नहीं, मैग्नीट्यूड यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस होती है। धर्मेंद्र, ये आपका स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आया, आप इसको रीफ्रेम करके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं? ओके सर, हाउ कैन यू फाइंड एक्सेलरेशन विद स्पीड इट्स वेलोसिटी? वेल दीक्षांत, मैंने एक्सेलरेशन नहीं निकाली है, निकाली ही नहीं है मैंने एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, ओके। एंड एज लॉन्ग एज द मोशन इज इन वन डायरेक्शन, तो मैं स्पीड से आंसर निकाल सकता हूँ। सर ओनली फिजिक्स स्पेशल का भी बैच आएगा क्या? सिर्फ आपका सिंगल बैच चाहिए सर। संजू, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, मेरे पास समय का अभाव होता है थोड़ा सा, तो अलग से फिजिक्स स्पेशल निकालना फिजिबल नहीं है। ओके ओके, आगे चलते हैं। अब कभी कभी एक्सेलरेशन यानी त्वरण कंटिन्यूअस नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं है कि लगातार स्पीड बढ़ रही हो। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था 50 से 53, 53 से 56, 56 से 59, लगातार बढ़ रही थी। लेकिन कभी कभी लगातार नहीं बढ़ती है, झटके से कोई स्पीड बढ़ जाए, तो ऐसे में एवरेज स्पीड निकालने का एक अलग तरीका होता है। तो मैं यहाँ आपके सामने दो अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन 1, एक गाड़ी है जो पहले 20 मीटर के लिए, पहले 20 मीटर तक 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, और अगले 20 मीटर तक मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो ये है उसका V1 और ये है उसका V2। तो 10 की उसने रफ्तार बना के रखी 20 मीटर के लिए, फिर 20 की रफ्तार बनाई अगले 20 मीटर के लिए। तो ऐसे में एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगी? सेकंड क्वेश्चन, कोई गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है, पहले मान लीजिए 2 मिनट के लिए, और फिर मान लीजिए वो गाड़ी 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रही है अगले 2 मिनट के लिए। तो ऐसे में औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होगी? ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों का बड़ा आसान सिंपल सा आंसर होता है। यहाँ देखिए, ये जितनी दूरी है ये भी उतनी ही दूरी है। तो ये एक ऐसा केस है जिसे मैं बोलता हूँ द केस ऑफ इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी का प्रकरण। इक्वल डिस्टेंस है, इसमें बराबर बराबर दूरियां दी हुई है, और ऐसे में अगर आपसे कोई एवरेज स्पीड पूछे तो आपका फॉर्मूला ये होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कुछ कुछ ऐसे कि 2 गुणा में v1 गुणा में v2 बटे में v1 प्लस v2, और जो भी होगा आंसर सॉल्व करेंगे। जबकि यहाँ पर आप देखें कि ये दूरी बराबर नहीं है, ये समय समय बराबर है। तो इक्वल डिस्टेंस का केस नहीं है, ये इक्वल टाइम का केस है। यहाँ पर समय बराबर है, तो जब दो अलग अलग स्पीड दे रखी हो लेकिन बराबर समय के लिए, तो ऐसे में आपका फॉर्मूला सिंपल होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा वो आएगा 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ऐसे करके। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्टेंस जब हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टाइम जब हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एवरेज स्पीड निकालने के अब आपको मैंने 3 तरीके बताए। इससे पहले का जो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका था वो था कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन, लगातार उसमें त्वरण होता जा रहा है, लगातार स्पीड में इंक्रीज हो रही है। ये है जब झटके से स्पीड बढ़ी, कि पहले तो बहुत देर तक उसने 10 की 10 मेंटेन की, फिर झटके से 20 बन गई, और फिर उसने 20 मेंटेन की। ऐसे ही यहाँ हुआ, पहले काफ़ी देर तक उसने 10 मेंटेन की, फिर झटके से बदली और फिर नई स्पीड बनी, वो भी कुछ देर तक उसने मेंटेन की। ऐसे में आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि वो इक्वल डिस्टेंस है या इक्वल टाइम। इक्वल टाइम है तो वही नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा जो हम हमेशा से पीछे लगाते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, आपके पास 10-20 सेकंड का समय है, फिर इसको मिटा के और आगे चलता हूँ। वर्षा, परेशान मत हो, अरे आपस में बातें कर रहे हैं बच्चे। मैग्नीट्यूड इकाई समय में चली गई दूरी होती है क्या सर? नहीं, मैग्नीट्यूड सिर्फ वो नहीं होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप किसी वस्तु की दिशा को, किसी राशि की दिशा को भुला दें। इफ़ यू इग्नोर द डायरेक्शन ऑफ अ क्वांटिटी, आप किसी राशि की दिशा को भुला दें तो जो बच गया उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या?
हाँ हो सकता है, फॉर स्केलर क्वांटिटीज ये होता है, जैसे वर्क, कार्य ऋणात्मक होता है। सिर्फ टाइम वर डिफरेंट, अगर टाइम भी डिफरेंट हो और डिस्टेंस भी डिफरेंट हो, ऐसा भी अगर कोई केस हो जाए तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ना इक्वल डिस्टेंस बन रहा हो, ना इक्वल टाइम बन रहा हो, तो देखते हैं क्या होगा। इसे मिटा देता हूं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, ये मान लीजिए पहले कुछ 20 मीटर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तय किए गए। उसके बाद मान लीजिए कुछ 50 मीटर 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तय किए गए। तो यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में कुल मिला के 4 सेकंड का समय लगेगा। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आने में कुल मिला के 25 सेकंड का समय लगेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ना तो स्पीड बराबर है, ना दूरी बराबर है, ना ही समय बराबर है, डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है, टाइम भी इक्वल नहीं है। अब ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में एवरेज स्पीड, औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी जो तय की गई, तो कितनी कुल दूरी तय की गई? 20 पर 50 70 मीटर में आएगा। और कुल समय कितना लगा? 4 और 25 29, ये सेकंड में आएगा। और आपका आंसर फिर फाइनली जो भी होगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। यहाँ पे जो भी हो कैलकुलेशन करके आंसर 70 बटे ये 29 जो भी आंसर आया, ठीक है, दैट्स आंसर। तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम ये करने का है। इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, जितने भी दुनिया में क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज जितनी भी राशियां हैं, मोटे तौर पर हम उनको 2 भागों में बांटते हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं अदिश राशियां। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं सदिश राशियां। ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी क्वांटिटीज वेक्टर या स्केलर्स में से ही कुछ ना कुछ हो। कभी कभी कुछ ऐसी भी होती हैं जो वेक्टर और स्केलर के अलावा कुछ और है। लेकिन मैक्सिमम 99% आपके सामने क्वेश्चन यही आएगा जो या तो वेक्टर है या फिर वो स्केलर है, ठीक है। तो ऐसे में स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी को टाइम बताना है, कोई टेम्परेचर बताना है, टाइम बताना है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं पूछूं कमरे में कितना टेम्परेचर है, आप कहोगे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने एक टेम्परेचर बता दिया, आपने एक वैल्यू बता दी, लेकिन क्या आप साथ में आप कोई दिशा भी बताओगे कि कमरे में 25 डिग्री सेल्सियस है उस दिशा में, या कमरे में 40 डिग्री सेल्सियस है ऊपर की तरफ? ऐसा नहीं बोलते हो, आप दिशा नहीं बताते हो। तो जिनमें दिशाएं नहीं होती हैं, कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, वे स्केलर हैं, अदिश हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने पूछा भाई कि ये लड़का आज लेट आया, मैं पूछूं कितना लेट आया, तुम कहोगे 2 मिनट लेट आया, ठीक है। वो 2 मिनट का सिर्फ उसकी वैल्यू है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं है। ये जो वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, हिंदी में हम इसे बोलते हैं परिमाण, ठीक है। लेकिन वेक्टर सदिश राशियां हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में हम उसे बोलते हैं जैसे विस्थापन। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये कोई फर्श है, उस फर्श पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चा यहाँ से सरक के यहाँ चला गया, पहले हो सकता है वो इधर आया हो, फिर वो इधर गया हो, लेकिन वो ओरिजिनली कहाँ था बिफोर, और अभी फाइनली कहाँ है आफ्टर, वो मैंने देखा कि पहले बच्चा वहाँ खड़ा था, बाद में बच्चा वहाँ चला गया। अब मैं कहूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका विस्थापन कितना है, तो फिर आप कहेंगे कि बच्चा यहाँ से वहाँ पहुँच गया है, किसी भी रास्ते से गया हो, लेकिन कुल मिला के वो कितना गया, तो आप वो लंबाई बताएंगे। आप कहेंगे वो बच्चा 4 मीटर इस दिशा में चला गया। आपको सिर्फ नंबर बता के काम नहीं चलेगा कि वो 4 मीटर चला गया,
आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस दिशा में गया, तब जाके डिस्प्लेसमेंट पूरा है। अगर आप सिर्फ ये बोल दें कि वो 4 मीटर गया, तो इसका मतलब आपने केवल उसका मैग्नीट्यूड यानी केवल उसका परिमाण बताकर काम चला लिया, लेकिन ये पूरा विस्थापन नहीं माना जाएगा। और अगर आप सिर्फ इतना बता दें कि बच्चा उस दिशा में गया है, साउथ ईस्ट में, तो आपने केवल उसकी दिशा बताई है, आप सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताकर काम चला रहे हैं, तो भी आपने पूरा डिस्प्लेसमेंट, पूरा विस्थापन नहीं बताया। पूरा विस्थापन केवल तब माना जाएगा जब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ बता दें। तो दोनों दरअसल आपस में गुणा होते हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, परिमाण को दिशा के साथ गुणा करने पर सदिश राशि मिलती है। कुछ लोग आपको ऐसे बोलते हुए सुनेंगे, बहुत सारे मिलेंगे ऐसे बोलते हुए कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश राशि। वो गलत है, प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। आप प्लस कर ही नहीं सकते किसी दिशा को किसी परिमाण के साथ, आप गुणा कर सकते हो। सो व्हेन मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण बताया, वो त्वरण खुद एक सदिश राशि है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हर वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका परिमाण और उसकी दिशा। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण चूंकि सदिश राशि है, इसका मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर हाथ नहीं छुड़ा सकता, पीछा नहीं छूटेगा। पूरा एक्सेलरेशन त्वरण केवल तब बताया जा सकता है जब मैं परिमाण भी बताऊं और जब मैं उसकी दिशा भी बताऊं कि त्वरण किस दिशा में है। दोनों बातें बताऊंगा तो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया वो पूरा त्वरण नहीं बताया, इसलिए मैंने उसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाया। मैंने सिर्फ वैल्यूज बता के काम चला लिया। मैंने बोला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, ये सिर्फ उसकी वैल्यू है। मैंने आपको ये नहीं बताया था अभी तक कि त्वरण आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ। अगर मैं वो भी बता दूं तो मैं पूरा एक्सेलरेशन बता रहा हूँ। अब वेक्टर क्वांटिटीज की पूरी एक लंबी लिस्ट है, आप लोगों को मैं वो पूरी की पूरी लिस्ट लिखवाऊंगा कि कौन सी वेक्टर्स हैं, कौन सी स्केलर हैं, सदिश राशियां कौन सी, अदिश कौन सी। एक लिस्ट होगी जिसमें 20 अलग अलग राशियां हैं जो महत्वपूर्ण है, जो पेपर में रिपीट होती रहती हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 20 नहीं होती हैं, होती बहुत सारी हैं, पेपर में सिर्फ 20 आती हैं। उन्हीं 20 में से मतलब क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए जब तक मैं वो लिस्ट नहीं लिखवा रहा हूँ, हम कैसे पहचानेंगे वेक्टर कौन सा, स्केलर कौन सा? किसी भी एक्स वाई जेड के ऊपर अगर मैं तीर लगा दूं, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सदिश राशियां हैं। किसी भी एक्स वाई जेड के ऊपर अगर मैं तीर का निशान ना लगाऊं, मतलब वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां हैं। ठीक है? तो अगर आप इसी वीडियो को 20 मिनट पीछे रिवाइंड करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जो भी मैंने अभी तक आपको चीजें सिखाई, दूरी, चाल, समय, उनमें कहीं भी किसी के ऊपर तीर का निशान नहीं लगाया। इसका मतलब वो कहीं भी कोई वेक्टर क्वांटिटी अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं की। मैंने आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी नहीं बताया अभी तक, क्योंकि त्वरण के ऊपर तीर का निशान लगाना पड़ जाता मुझे। तो ये एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरफ नहीं आएगा, वो इस तरफ आएगा। त्वरण का परिमाण त्वरण, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण का परिमाण एक अदिश राशि है। इसलिए अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया था, वेक्टर्स अब सिखाना शुरू करूंगा तो धीरे धीरे अब हम एक्सेलरेशन सीखेंगे। यहाँ तो कोई डाउट हो तो देखता हूँ। सर सीजीएल लेवल तक का कवर होगा? आप एक बार पीडीएफ देखो, उसमें लिखा हुआ है। रोहित पूछ लो सर से, बिकॉज मुझे भी यही पूछना है, पूछ के मुझे बताना वगैरह। क्या पूछना है? सृष्टि गुप्ता, सर के क्लास पढ़ लेने के बाद सीजीएल का धज्जियाँ उड़ जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, कूल। सर एक फिर से बताओ डिस्प्ले। हाँ भाई बोलो सर, म्यूट करना है, एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स अभी तो आज मतलब 3 घंटे है ना इनकी?
ठीक है, तो यानी मेरी क्लास है अभी स्टूडेंट्स 8 बजे से 9:30 बजे तक, और फिर ये तो थी फिजिक्स, और फिर 9:30 से 11 होगी केमिस्ट्री, है ना? ओके भाई, आप लोगों की आज 11 बजे तक क्लास है, अभी 1.5 घंटे फिर सर भी आएंगे, ठीक है? आज ही होगा केमिस्ट्री का, आगे कंटिन्यू करते हैं। सर विद्युत कौन से क्वांटिटी करेंगे, अब उसको आगे भी करेंगे। सर व्हाट इट इज हीट वेक्टर और स्केलर, मैं आपको एक लिस्ट लिखवाऊंगा वेक्टर स्केलर की, तो अभी के लिए आप टेंशन मत लो कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, एक लिस्ट में आप लोगों को करवाऊंगा। अभी सिर्फ हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे हीट मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नहीं बताना चाहूँगा कि हीट वेक्टर है कि स्केलर। मैं अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी या करंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो उनके बारे में अभी हम टेंशन नहीं लेंगे। एक एक करके चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी और हमें धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि वेक्टर कौन सा है और स्केलर कौन सा। ओके, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कार है और वो इस दिशा में जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं ये बताना चाहूँ कि वो कार कितनी रफ्तार से भाग रही है, तो मैं कहूँगा 4 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं ये बताना चाहूँ कि वो कार किस दिशा में जा रही है, तो मैं कहूँगा टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं ऐसे तीर का निशान लगा के भी बता सकता हूँ, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वो वाई पॉजिटिव में जा रही है। किसी भी तरीके से बताओ, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने दिशा बता दी। तो अगर मैं कहूँ कि प्लस वाई में है तो एक्स और वाई, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ प्लस होगा। अगर मैं कहूँ कि इधर जा रही है तो भी मतलब समझ में आ गया, वो नॉर्थ में जा रही है तो भी मतलब समझ में आ गया। आप किसी भी तरीके से उसकी दिशा बता दें तो हम उसको ऐसे लिखते हैं वी और उसके ऊपर टोपी। अब ये वी के ऊपर जो टोपी लगाई है इसका अपना एक नाम है। जो वी था उसे हम बोलते हैं स्पीड, चाल, और वी के ऊपर जो टोपी लगाई है इसे हम बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। हिंदी में गति की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। यानी ये वस्तु किस दिशा में गति कर रही है, जा किधर रही है। तो नॉर्थ की तरफ जा रही है, उत्तर की दिशा में, तो मैंने डायरेक्शन बना के लिख दी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ बोल दूं, मैं ऐसे बोल दूं 4 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, इतनी रफ्तार से उत्तर की दिशा में जा रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग सिंबल है, वी के ऊपर एरो। तो इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं वेग। तो वेलोसिटी क्या है, वेग होता क्या है? वो है स्पीड को डायरेक्शन से गुणा करने पर जो मिलता है वो। जब आप चाल को दिशा से गुणा कर दें तो आपको जो भी मिलेगा उसे वेग कहते हैं। यानी मैं आपको ऐसे लिख कर दे सकता हूं कि वेग होता है चाल और दिशा का गुणनफल। वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो स्पीड में और वेलोसिटी में अंतर बताना गलत होगा। अंतर बताने की बजाय आप ये बोलें कि स्पीड वेलोसिटी का ही एक हिस्सा है, तो ज्यादा सही होगा। यानी जो वेलोसिटी शब्द है, जो वेग है, ये खुद 2 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। एक उसका हिस्सा है स्पीड यानी चाल, और दूसरा उसका हिस्सा है दिशा यानी डायरेक्शन। अब आप देखते हैं कि v के ऊपर तीर का निशान लगाया है, इसका मतलब दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। जबकि इसके ऊपर मैंने तीर का निशान नहीं लगाया है, तो स्पीड यानी चाल एक अदिश राशि है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी खुद 2 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। अब मैं फिर से अपने शरीर के एग्जाम्पल पर आता हूँ। जैसे मेरा शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ भी हैं, मेरी आंखें भी हैं, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे शरीर के 2 ही अंग होते, जैसे वेग के सिर्फ 2 अंग होते हैं, स्पीड और दिशा। अगर मेरे शरीर के 2 ही अंग हैं, हाथ हैं और आंखें हैं, और अगर मान लीजिए मैं किसी लड़ाई झगड़े में घुस गया और मेरे हाथ टूट गया, आंख फूट गई, और मैं घर पे फोन करके इससे बोलूं कि पिताजी मेरे तो हाथ में चेंज आ गया, तो पिताजी समझ जाएंगे कि बच्चे के बॉडी में चेंज आ गया। यानी सिर्फ हाथ में चेंज आना बॉडी में चेंज आने की गारंटी है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरी तो आंखों में चेंज आ गया, फोन किया मेरी आंख में चेंज आ गया और मैंने फोन रख दिया, तो भी घर वाले समझ जाएंगे कि बॉडी में चेंज आ गया, क्योंकि सिर्फ आंख में परिवर्तन होना भी शरीर में परिवर्तन होने की गारंटी है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं, फोन उठाया, मैंने कहा मेरी बॉडी में चेंज आ गया और फोन रख दिया, अब घर वाले टेंशन में आ जाएंगे,
उनको पता नहीं चलेगा कि आंख फूटी है कि हाथ टूटे हैं। तो वो फिर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष ये निकालेंगे कि अगर बॉडी में चेंज आया है, इसका मतलब या तो आंख फूटी है या हाथ टूटे हैं या दोनों। ऐसा ही यहाँ पर है। अगर मैं ये कहूँ कि स्पीड बदल जाए किसी गाड़ी की, इसका मतलब ये गारंटी है कि वेलोसिटी में भी चेंज होगा, वेग बदल गया। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि दिशा बदल जाए, तो भी ये गारंटी है कि वेलोसिटी में चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही बताऊं कि वेलोसिटी बदल गई और आगे मैंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब अब हम टेंशन में आ जाएंगे। हम निष्कर्ष ये निकालेंगे कि वेलोसिटी बदली है, इसका मतलब है या तो स्पीड बदली होगी या डायरेक्शन बदली होगी या दोनों। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन की गारंटी नहीं होती है, लेकिन चाल में परिवर्तन वेग में परिवर्तन की गारंटी है। अब इस चीज को मैं एक टेबल बना के समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक मुझे लगता नहीं नोट करने में बहुत ज़्यादा आपको समय लगा हुआ। कोई डाउट हो तो देखता हूँ। गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। टोपी वाला मार्क डायरेक्शन, हाँ टोपी वाला डायरेक्शन, ठीक है। उसे सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं वैसे तो, उसका टेक्निकल नाम, पर इग्नोर, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। राजेंद्र कैसे बोल सकते हो, ठीक है जाने दो। फिजिक्स सिलेबस पीडीएफ जो आपने प्रोवाइड किया वैसे ही बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। रंजन, उसी पीडीएफ में एक ये भी चीज़ लिखा हुआ है मैंने कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि बच्चे पूछते रहते हैं कि सर बायो और केमिस्ट्री वाले को भी ऐसे ही बोल दो, उसका भी आंसर वहाँ लिखा हुआ है। तो दिस इज़ वन थिंग विच वी टीचर्स डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स बिजनेस। मेरा सिलेबस मैं कैसे डील करूँ, सो दैट्स इट्स मी टू डिसाइड। वो अपना सिलेबस कैसे डील करते हैं, इट्स दे टू डिसाइड। तो आप ये उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर एनडी के लिए बेहतर है ये क्लास, ये इसका आंसर मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। सर सीजीएल लेवल तक कवर होगा ना, इसका आंसर मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। 2 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगी क्या सर, इसका आंसर पीडीएफ में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आगे चलते हैं। तभी उनको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, क्योंकि सच में ही ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इन सब का आंसर मैंने पीडीएफ में लिख कर दे रखा है, सबका। ओके, तो मैं अब एक छोटा सा आपको टेबल बना के दिखा रहा था। तो मान लीजिए कोई गाड़ी पहले इस दिशा में जा रही है 5 की रफ्तार से, और बाद में वो गाड़ी इस दिशा में जाने लग जाए 10 की रफ्तार से, तो क्या उसकी चाल यानी उसकी स्पीड चेंज हुई? क्या उसकी चाल में कोई परिवर्तन हुआ? क्या उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा चेंज हुई? क्या उसकी दिशा में कोई परिवर्तन हुआ? क्या उसकी वेलोसिटी यानी उसका वेग बदला? क्या उसकी वेलोसिटी बदली यानी वेग? वो चीज देखेंगे। ओके, तो एक टेबल बनाई हमने। अगर वो गाड़ी पहले उधर उत्तर की तरफ जा रही थी, अब भी उत्तर की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, नो। पर क्या उसकी स्पीड में चेंज हुआ? स्पीड का मतलब है आपको सिर्फ नंबर देखना है, 5, 10, नंबर बदल गया, हाँ स्पीड में चेंज हुआ है। फिर अगला एग्जांपल, गाड़ी पहले ऊपर 5 की तरफ जा रही थी, अब वो इस दिशा में, इसी दिशा में मान लीजिए अब वो 2 की रफ्तार से जा रही है। तो यहाँ पिकअप हुआ था, अब यहाँ ब्रेक लगे हैं, तो भी स्पीड में तो चेंज हुआ है लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। एग्जाम्पल चेंज, पहले गाड़ी इस दिशा में जा रही थी मान लीजिए 5 की रफ्तार से, अब गाड़ी मान लीजिए इस दिशा में जा रही है 5 की रफ्तार से, तो क्या स्पीड में कोई चेंज हुआ? नहीं। स्पीड का मतलब आपको अब सिर्फ और सिर्फ नंबर ही तो देखना है, तो पहले 5 था अब भी 5 है। पर डायरेक्शन यानी दिशा में क्या कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, पहले वो उत्तर की तरफ जा रही थी, अब वो पूर्व की तरफ जा रही है, डायरेक्शन बदल गई है, बिल्कुल चेंज हुआ। और मान लीजिए पहले गाड़ी इधर जा रही थी 5 की स्पीड से, वो अब भी इधर ही जा रही है 5 की ही स्पीड से, तो ना तो स्पीड में कोई परिवर्तन है ना डायरेक्शन में कोई परिवर्तन है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ वेलोसिटी यानी वेग कहाँ कहाँ बदलेगा। अगर स्पीड और डायरेक्शन में से एक भी चीज बदल गई, इसका मतलब वेलोसिटी बदलेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको इक्वेशन लिख कर दिखाई थी थोड़ी देर पहले,
वही लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू वी इंटू वी। v के ऊपर तीर का निशान, यानी ये है वेलोसिटी, वेग, वेग वेलोसिटी इज इक्वल टू v के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, इसका मतलब ये है चाल, स्पीड, और फिर आगे गुणा होगा उसके साथ, v के ऊपर टोपी लगाई, इसका मतलब दिशा, उसके चलने की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, वो वस्तु किस दिशा में जा रही है। तो अगर इन दो को गुणा करने से मुझे वेग मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से वेलोसिटी मिलती है, तो दोनों में से अगर एक भी चीज बदल गई तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही आएगा, वेग बदलेगा। इन दोनों में से एक भी बदल गया तो वेग बदलेगा, यानी इन दोनों में से एक में भी अगर टिक लगा हुआ है तो यहाँ पर टिक लगेगा, इन दोनों में से अगर एक में भी टिक लगा हुआ है तो यहाँ पर टिक लगेगा, इन दोनों में से कहीं भी अगर टिक लगा हुआ है तो यहाँ पे टिक लगेगा, लेकिन दोनों में ही अगर टिक नहीं है तो फिर यहाँ कांटा लगेगा। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी बदल जाती है इन तीनों सिचुएशंस में। किसी की स्पीड बढ़ रही हो तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, वेग में परिवर्तन होगा। स्पीड घट रही हो तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, वेग में परिवर्तन होगा। कोई चीज बिना स्पीड चेंज किए सिर्फ घूम रही हो, पहले वो ऐसे जा रही थी अब वो ऐसे जा रही है, स्पीड में चाहे चेंज ना हो तो भी वेग में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी तो फिर भी बदली हुई मानी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उस समय वेलोसिटी सेम रहती है, वेग में परिवर्तन नहीं होता है जब स्पीड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। और ऐसा सिर्फ वेलोसिटी के ही साथ नहीं है, ऐसा दुनिया के सभी वेक्टर्स, सभी सदिश राशियों के साथ है। कोई भी वेक्टर अगर आपके सामने पेश होगा तो हर वेक्टर दो हिस्सों से बना हुआ होगा, हर सदिश राशि के दो टुकड़े होंगे। तो कोई वेक्टर है, मान लीजिए एक्स वाई जेड सदिश राशि है, तो हर वेक्टर के दो हिस्से होंगे, एक उसका परिमाण यानी उसकी वैल्यू, और एक उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा। अगर इन दोनों में से एक भी चीज बदल गई तो वेक्टर बदला हुआ माना जाएगा। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसी चीज पूछी हुई है कि टू वेक्टर्स आर सेम, दो सदिश राशियां समान होती हैं यदि, फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों के परिमाण समान हो। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि दोनों की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो समान हो। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि जब दोनों ही मेंटेन हो तब जाके वेक्टर सेम होंगे। तो थर्ड वाला अपना आंसर है। ठीक है, नवीन पूछते हैं सर अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तो क्या होगा। वेल उस समय भी दोनों जगह टिक है तो यहाँ भी टिक आएगा। इन दोनों में से अगर एक भी बदल गया तो वेलोसिटी तो बदलेगी। मान लीजिए हाथ टूट गए तो भी शरीर बदला है, आंख फूट गई तो भी मेरे शरीर में चेंज हुआ है, हाथ और आंख दोनों ही टूट गए तो भी तो शरीर में चेंज होगा ही होगा, चेंज तो फिर भी होगा। ठीक है, तो ये एक चीज अभी तक हमने समझी। ओके, अभिजीत पूछते हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस बता दो। वेल अभिजीत, अभी तक मैंने वेक्टर प्रोडक्ट आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया है तो अभी नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पर तो मैं डॉट वैसे ही लगा रहा हूँ, आप यहाँ तो चाहो तो क्रॉस भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से गुणा नहीं कर रहे। पर मैं पूरी डिटेल अभी बताऊंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे सामने जिनके पास साइंस बैकग्राउंड 11th-12th में नहीं था, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अभी मैं बताऊंगा तो आंसर समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे जैसे लेवल बढ़ाएंगे और वो बच्चे हमारे बराबर आ चुके होंगे तब मैं क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी बताऊंगा। ठीक है सर, स्पीड में डिस्टेंस लेते हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करने से वेलोसिटी सही आएगी क्या। बिल्कुल आएगी, लेकिन आप जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो स्पीड और वेलोसिटी नहीं बताते हैं, वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताते हैं, औसत चाल और औसत वेग। अगली क्लास में मैं उसके डिफरेंसेस बताऊंगा कि वेग शून्य हो तो क्या होगा, औसत वेग शून्य हो तो क्या होगा, चाल शून्य हो तो क्या होगा और औसत चाल शून्य हो तो क्या होगा। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड एंड एवरेज स्पीड, ये चारों अलग अलग चीजें हैं। तो उन चारों के बारे में अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कब स्पीड बढ़ती है कब घटती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं, क्योंकि पढ़ाने का तो आज टाइम कम ही बचा है, बहुत कुछ है अभी बताने लायक, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और बुक्स का रिकमेंडेशन मैंने आपके नोट्स में दे रखा है, तो जो पीडीएफ हमने अपलोड की है उस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके उसमें जाना, बुक्स देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक पक्का प्रैक्टिस करनी ही है, तभी आपको ये पता चलेगा कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस हद तक पढ़ पाए।
यहाँ से जो आज मैंने पढ़ाया उस बेसिस पे भी आप मेरे हिसाब से कम 4-5 क्वेश्चन तो आज कर ही लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो एक बार वो बुक देखना, उसमें से क्वेश्चन करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कोई डाउट हो तो लेट मी नो। ओके, सी यू।